नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, जिन प्रश्नों को समझाने लायक होगा उन प्रश्नों को समझाया भी जाएगा, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। जब आप वीडियो देख ले उसके एक दिन बाद हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को खोलिएगा, वहाँ पर आपको ये PDF उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ पर आप आपका रिवीजन कर सकते हैं, वहाँ पर आप आकलन कर पाएंगे कि जो आपने कल वीडियो देखा था, यानी कि एक दिन पहले जो वीडियो देखा था उसमें आप कितने नंबर ला रहे हैं, आपको वो याद है या नहीं। 15 क्वेश्चंस व्याख्या सहित आपको ये PDF हमारे ऐप्स टेट सक्सेस में मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक जितनी भी NCERT बुक है सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऐप्स की और सेकंड चैनल की, तो जाकर एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, रचना के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। रचना के आधार पर पूछा गया है कि शब्दों के कौन से भेद होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा ये 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हो वहाँ रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से निर्मित होते हैं, और ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट ना करते हुए किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे योग रूढ़ कहते हैं या फिर वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो याद रखिएगा रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से पर्याय युग्म, यहाँ पर देखिए पर्यायवाची शब्द आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। जीवन मरण, आमने सामने, मामा मामी या फिर बड़े बूढ़े, यहाँ पर पर्याय युग्म आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर बड़े बूढ़े। बड़े बूढ़े पर्याय शब्द है, बाकी जीवन मरण, आमने सामने और मामा मामी ये जो विकल्प हैं, जो तीनों विकल्प हैं, ये विपरीत शब्द हैं, ना कि पर्याय शब्द हैं। पर्याय शब्द यहाँ पर बड़े बूढ़े होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मंच पर अभिनय करने वाला पात्र कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे इसको गलत करते हैं। मंच पर अभिनय करने वाला पात्र कहीं कलाकार लगाते हैं या फिर कभी अभिनेता या फिर अभिनायक। राइट आंसर होगा हमारा नायक। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मंच पर अभिनय करने वाला पात्र के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर नायक होगा, ना कि कलाकार, ना ही अभिनेता। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 3रा वाला होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप हमारे ऐप्स के माध्यम से ले सकते हैं। तो यहाँ पर 4th वाला क्वेश्चन से हमारा, शिव का उपासक के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। यहाँ पर शिव का उपासक के लिए आपको एक शब्द बताना है। शिव है, सेव है, शिवा है या फिर शिवी है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा सेव। याद रखिएगा सेव शब्द होता है शिव का उपासक के लिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बा वाला होगा। जो प्रश्न ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, जो प्रश्न चारों विकल्प एक जैसे लगते हैं कि ये भी आंसर होगा ये भी होगा, उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादातर लिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? बा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एके और अजगर ही लखी एक और मगराया, विकल बटोही बीच ही पंडियो मूर्छा खाया। इस पंक्ति में निम्न में से कौन सा रस है। यहाँ पर जो पंक्ति आपके सामने लिखी हुई है इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। सबसे पहले आपको इसका हिंदी अनुवाद आना चाहिए, तभी आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पंक्ति में कहा गया है कि एक पथिक है, पथिक के एक और अजगर तथा दूसरी ओर सिंह की उपस्थिति से वह भय के कारण मूर्छित हो गया है। तो आप इस पंक्ति के माध्यम से पता कर सकते हैं कि इसमें भय का संचार हुआ है। भय के कारण जो पथिक है वो मूर्छित हो गया है। किसके कारण? भय के कारण, क्योंकि एक तरफ अजगर है और दूसरी तरफ सिंह है, उसकी उपस्थिति से वह भय के कारण मूर्छित हो गया है। तो आप साधारण तौर पर यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं कि इसमें भयानक रस होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 3रा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुमार संभवम नामक महाकाव्य निम्न में से किस लेखक की रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट महाकाव्य है, आपको पता होना चाहिए इसके लेखक कौन है। सूरदास जी है।
कालिदास जी है, कबीरदास जी है या फिर चंद्रबरदाई है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा महाकवि कालिदास जी। याद रखिएगा, कुमार संभवम नामक महाकाव्य के जो लेखक होंगे वो कालिदास जी होंगे। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए जो ये महाकाव्य है ये पंच महाकाव्यों में इसकी गणना की जाती है। किसकी? कुमार संभवम नामक जो महाकाव्य है इसकी जो गणना दोस्तों ये पंच महाकाव्य है उसमें की जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है हमारा, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर प्रत्यय आपको बताना है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 8? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो प्रत्यय होंगे दोस्तों वो 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। याद रखिएगा ये 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, महाप्राण व्यंजन नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर महाप्राण व्यंजन कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। क, ख, घ या फिर छ। यहाँ पर आपको कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा का महाप्राण व्यंजन नहीं होता है, ये अल्प प्राण व्यंजन होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो भाषा लिखकर प्रयोग की जाए उसे कहते हैं। जो लिखकर भाषा प्रयोग की जाए उसे क्या कहते हैं? सरल सा प्रश्न है। राजभाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा या फिर सांकेतिक भाषा? तो यहाँ पर लिखकर प्रयोग की जाने वाली भाषा को लिखित भाषा कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बोलते समय सुर का आरोह अवरोह कहलाता है। आरोह अवरोह मतलब उतार चढ़ाव। बोलते समय सुर का उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? अनुतान, सुर, संगम या फिर विराम? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो याद रखिएगा। बोलते समय सुर का जो आरोह अवरोह है या फिर उतार चढ़ाव है उसे अनुतान कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे अनुतान कहते हैं। यहाँ पर सुर की बात कर लेते हैं। सुर, हिंदी में सुर बदलने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। संगम में, संगम एक ही शब्द की 2 ध्वनियों के बीच उच्चारण में किए जाने वाले क्षणिक विराम को कहते हैं संगम। बाकी विराम के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द छाटिए। यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द बताना है, चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर अन्य टेट एग्ज़ाम हो। शुद्ध शब्द आपको 1 या 2 प्रश्न दे देंगे और उसमें से आपको शुद्ध शब्द को छाटना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से कौन सा शुद्ध है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा अधीन। जो पहला वाला विकल्प है ये शुद्ध होगा, बाकी ब, सा और दा ये तीनों ही अशुद्ध शब्द की श्रेणी में आते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सच्चित का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? यहाँ पर जो सच्चित शब्द है इसका आपको संधि विच्छेद इन 4 विकल्पों के माध्यम से बताना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर सच्चित का सबसे पहले संधि विच्छेद जान लेते हैं क्या होगा। तो राइट आंसर होगा सत प्लस चित। सत प्लस चित से मिलकर बनता है सच्चित। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा 4th वाला। अब जान लेते हैं कि इसमें संधि कौन सी होगी। तो याद रखिएगा जो सच्चित शब्द हैं इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी सच्चित शब्द में। तो याद रखिएगा सच्चित का संधि विच्छेद सत प्लस चित होता है और उसमें व्यंजन संधि होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नश्वर का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? यहाँ पर आपको नश्वर शब्द का विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द बताना है। कौन सा होगा? नशा होगा, नाशवान होगा, अनश्वर होगा या फिर अनसर होगा। तो यहाँ पर नश्वर का विलोम शब्द पूछा गया है तो राइट आंसर होगा अनश्वर। याद रखिएगा नश्वर का विलोम शब्द अनश्वर होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अव उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर जो अव उपसर्ग से बना शब्द है उन 4 विकल्पों के माध्यम से बताना है। शायद मुझे जहाँ तक लगता है आप सभी को पता होगा कि उपसर्ग हमेशा आगे की ओर लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे की ओर लगता है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को इसके बारे में पता होगा। तो यहाँ पर आपको अव उपसर्ग से बना शब्द के बारे में बताना है। इन 4 विकल्पों में से कौन सा होगा? उत्थान, अवगत, अपमान या फिर आपदान। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अवगत। अवगत
अव उपसर्ग से बना हुआ है। कुछ और शब्द मैं आपको अव से बताऊंगा, जैसे कि अवगत, अवशेष, अवसाद, अवलेटा, अवक्रांत, अवचेतन, अवरोह, अवमानना, अवगुण, अवसर, अवधारणा, अवधि, ये सभी किस शब्द से बना हुआ है, किस उपसर्ग से बना हुआ है, ये अव उपसर्ग से बने हुए शब्द है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बा वाला होगा। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आलंबन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर आपको आलंबन बताना है, जो आलंबन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, आलंबन जो होते हैं दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। चलिए शुरू से मैं आपको बताता हूँ। यदि प्रश्न में पूछे कि रस के कितने अंग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रस के अंग के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं रस के अंग। कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। याद रखिएगा ये अंग होते हैं रस के। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति स्थायी भाव के उद्दीपन या फिर जागृत करती है उसे विभाव कहा जाता है। विभाव के बारे में क्यों बताया? क्योंकि ये विभाव से ही संबंधित प्रश्न है कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि आलंबन 2 प्रकार के होते हैं, वैसे ही विभाव भी 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। याद रखिएगा विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। देखिए यहाँ पर आलंबन आया है इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया। सबसे पहले मैंने रस के 4 प्रकार बताए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। उसमें से विभाव किसे कहते हैं उसके बारे में बताया, फिर विभाव के प्रकार बताए, 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आलंबन 2 प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। याद रखिएगा यहाँ से जहाँ तक मुझे लगता है 4 से 5 प्रश्न आपको कंप्लीट हो गए होंगे। तो आज के जो 15 प्रश्न हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो आज की जो 15 प्रश्न हैं, जो सीरीज हमने स्टार्ट की है वो आपको कैसी लगी। इसकी व्याख्या आपको देखनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार की व्याख्या आपको हमारे जो टेट सक्सेस ऐप से है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। पेड जो PDF एक वहाँ पर फोल्डर बना होगा, उसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे मात्र 1 रुपये में आपको ये परचेज़ करनी है, मात्र 1 रुपया देना है और आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो जल्दी दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।